बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा है हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है कि ये आपका किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उसकी आप पोजीशन और मोमेंटम, इसको आप साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। यानी जो जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल हैं, उनकी मूव करते हुए की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली फाइंड नहीं हो सकते। फाइंड हो सकते हैं लेकिन एक्यूरेटली नहीं, एक्यूरेसी के साथ नहीं है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, कहते हैं अगर दोनों में से आप एक ही एक्यूरेसी करने जाते हैं, जैसे डेल्टा एक्स के मुराद ये है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी आई, और डेल्टा पी का मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में क्या गैर यकीनियत आई है, गैर यकीनी सूरत हाल है। यानी आप आना तो आंसर 2 चाहिए था, आंसर आपका 2.5 आ गया, तो इसका मतलब 0 ये जो 0.5 है ये आपका डेल्टा पी है, ये उसके अंदर अनसर्टेनिटी है कि असल वैल्यू से वो कितना बदल गया। इसी तरह डेल्टा एक्स से मुराद भी यही है कि असल वैल्यू से वो कितना चेंज हो गया, तो उसकी अनसर्टेनिटी कहलाती है। ठीक हो गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर अप्रोक्सीमेटली या ग्रेटर या इक्वल आता है h/4 पाई के, और h आपका यहाँ क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, उसने कहा ये दो अनसर्टेनिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखा ना, डेल्टा पी या डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में से किसी को भी आप इधर लेके आएंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आगे डिवाइड हो जाएंगे। एक तरफ वो नीचे है, दूसरी ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे के उल्ट हो गए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड करने जा रहे होंगे कि डेल्टा पी छोटे से छोटा हो जाए, तो डेल्टा एक्स उतना ही बड़ा होता जाएगा। उल्ट है ना, कि डेल्टा पी छोटा करूंगा तो डेल्टा एक्स बड़ा, और डेल्टा एक्स को छोटा करने की कोशिश करूंगा कि उसको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तो डेल्टा पी में अनसर्टेनिटी आती जाएगी, उसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक होगा, ये इसका ताल्लुक चाहता है। अब आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि फर्ज करें कि हम जो है, एक इलेक्ट्रॉन है, उससे आके एक फोटॉन आके टकराता है, और टकराने के बाद वो उसको वो मूव करता है। हम माइक्रोस्कोप के जरिए उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसे हम उसको उसका ये रिलेशनशिप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ एक इसने बात की कि एक्सरेज हम यूज करते हैं कि इसकी वेवलेंथ छोटी होती है। छोटी वेवलेंथ का मतलब ये है कि वो छोटे पार्टिकल्स को आसानी से देख सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना कि बड़ी वेवलेंथ, अगर मैं वेवलेंथ ड्रा करूं, तो ये देखे ना, ये अब ये छोटी वेवलेंथ है। ठीक हो गया। और अगर मैं बड़ी वेवलेंथ ड्रा करूं तो इसको देखे ना, ये बड़ी वेवलेंथ ले लो। ठीक हो गया। अब अगर छोटा सा पार्टिकल एक आगे यहाँ रखा जाए दरमियान में, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल छोटा पार्टिकल आपने रखा है, और ये इधर भी रखा हुआ है। ठीक है। अब देखो ना, इस छोटी वेवलेंथ के इससे टकराने के चांसेस ज्यादा हैं, इसको ऊपर नीचे से निकल के और टकराए बगैर निकल जाने के चांसेस कम है। इंटरेक्शन के चांस, और ये बड़ी वेवलेंथ जो है इसके चांस ज्यादा है कि इससे टकराए ना, इसके ऊपर या नीचे से होके गुजर जाए, इंटरेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए छोटी वेवलेंथ के इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा, इसलिए हमने एक्सरेज ली है जिसकी वेवलेंथ कम है। और विजिबल लाइट, ये लिखा ना, लॉन्गर वेवलेंथ विजिबल रीजन हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं कर सकेगी, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा उसने इस जुमले यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक बात की है कि अनसर्टेनिटी का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बेटर टेक्निक्स जो है वो नहीं है जिससे हम पोजीशन मोमेंटम मेजर कर सकेंगे। असल में ये क्या है कि दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विदाउट डिस्टर्बिंग देम, कि हम उनको हटाए बगैर, उनकी जगह से हटाए बगैर उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और इसी वजह से जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई भी नहीं होगा ना, क्योंकि स्टेशनरी का मतलब तो रुका हुआ है, उसकी पोजीशन भी हमें पता होगी, उसकी मोमेंटम का भी आइडिया हो जाएगा। वेलोसिटी मूव ही नहीं कर रहा ना, मूव करते हुए का जो है उसका फिर हमें वेलोसिटी और पोजीशन जो है ना उसका अंदाजा लेना पड़ता है। कि अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पोजीशन पे फोकस करते हैं तो मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी हमारे लिए मेजर करना मुश्किल, और अगर वेलोसिटी पे फोकस करते हैं तो उसका पोजीशन मेजर करना मुश्किल हो जाता है। इसी को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एस मैथमेटिकल फॉर्म में। और ये उसकी ये जो बड़ा सा दायरा आपको नजर आ रहा है, ये माइक्रोस्कोप का है। ठीक हो गया, जिसके थ्रू आप देख रहे हैं।
और यहाँ पे ये आपकी वो फोटॉन की लाइट है जो आके इस पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से टकराती है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देता है बीटा एंगल के साथ माइक्रोस्कोप की तरफ। ये स्कैटर्ड लाइट आपकी है एच न्यू प्राइम के साथ, एच न्यू वाली आई थी और एच न्यू प्राइम वाली स्कैटर्ड होके यहाँ से इधर जा रही, जो माइक्रोस्कोप के अंदर एंटर हो रही। हम ये कह रहे हैं कि ये बीटा एंगल बना के जा रही है। अच्छा, माइक्रोस्कोप के अंदर ये तभी एंटर हो सकती है कि अगर ये सेंटर के साथ इसका एंगल, अगर ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो टोटल मिलाएंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये आपके माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्कैटर्ड लाइट तभी एंटर हो सकती है अगर इस दो इनका इसका जो स्कैटरिंग का एंगल है वो 2 अल्फा हो, इस सेंटर के साथ ना दोनों के दरमियान 2 अल्फा के अंदर अंदर होगा तो माइक्रोस्कोप के अंदर वो दाखिल हो जाएगा। इससे अगर बड़ा होगा तो फिर माइक्रोस्कोप में वो एंटर नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया, इसलिए ये वर्ड यहाँ लिखा कि फोटॉन इनटू द माइक्रोस्कोप इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल बीटा, ये हो गया। फिर उसने कहा जी कि फोटॉन आपका जो स्कैटर्ड फोटॉन है वो माइक्रोस्कोप में एंटर हो सकता है विद इन 2 अल्फा। ये जो 2 अल्फा एंगल है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ना, अल्फा उसका ना ये सेंटर वर्टिकल लाइन के साथ हम उसका एंगल अल्फा ले रहे हैं तो ये भी अल्फा, तो दोनों को मिला के 2 अल्फा लिख रहे हैं। ठीक है, 2 अल्फा होगा तो इसके अंदर एंटर होगा और हम उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। अब वो कह रहा है कि इसका कंट्रीब्यूशन टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसके एक्स कंपोनेंट में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, वो हम निकालेंगे डेल्टा पी एक्स। और डेल्टा पी एक्स बराबर है पी साइन अल्फा। अच्छा, ये तवज्जो से बात सुनने वाली है। हालांकि एक्स कंपोनेंट होता है ना, हम किसी भी वेक्टर का जो थीटा हो एंगल, तो ये एंगल के साथ नीचे वाले कंपोनेंट को हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं, उसके सामने वाले को वाई कहते हैं। तो ये जो एक्स कंपोनेंट होता है वो अमूमन एफ कास थीटा से निकाला जाता है और जो वर्टिकल वाला होता है वो एफ साइन थीटा से निकाला जाता है, ऐसे है ना। अब यहाँ हम डेल्टा पी एक्स बोल रहे हैं अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट है, ठीक हो गया। और एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, अल्फा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अल्फा के साथ जो एंगल बन रहा है वो तो ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये उसका अल्फा एंगल के साथ ये एक्स कंपोनेंट है और अल्फा एंगल के साथ ये सामने वाला वाई कंपोनेंट है जो अलोंग एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, इसके पैरेलल ये वाला उसका एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, उसके पैरेलल है जो, ओके ओके। अच्छा, अब ये जो आपका एक्स कंपोनेंट है ये अगर मैं लूंगा तो ये तो अल्फा एंगल के बिल्कुल सामने वाला है, तो सामने वाला जो होता है वर्टिकल वाला होता है और उसको हम साइन थीटा से लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नाम उसे डेल्टा पी एक्स दिया है, एक्स कंपोनेंट ही दिया है जो अल्फा के हिसाब से हमने यहाँ से निकाला है। लेकिन चूंकि ये वाला अल्फा के बिल्कुल सामने है, इसका वर्टिकल बन रहा है, इसलिए साइन थीटा लगाए, साइन अल्फा लगाएंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा पी साइन अल्फा। ये सार टू भी लिखा हुआ था वो नहीं आएगा, वो आप काट लीजिएगा। तो डेल्टा पी एक्स बराबर आ जाएगा पी साइन अल्फा। ठीक हो गया, और इज इक्वल टू पी की जगह हमने लिखा है एच ओवर अल्फा। पी कैसे एच ओवर अल्फा है कि लैम्डा बराबर होता है ना एच ओवर एम वी, ये आपने पढ़ा डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस था उसके अंदर, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, मास और वेलोसिटी। तो एम वी जो है वो मोमेंटम होता है, पी होता है। ठीक हो गया, तो अगर एम वी आप इधर लेके आएंगे तो लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी एम वी बराबर आ जाएगा एच ओवर लैम्डा के, यानी पी बराबर आ गया एम वी के और एम वी बराबर आ गया एच ओवर लैम्डा के, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ये आपकी इक्वेशन 1 बन, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात हमने कर ली मोमेंटम की, अब बात करेंगे पोजीशन की। तो रेलेज इक्वेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर, यानी इस माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है उसको सामने रखते हुए रेले इक्वेशन को यूज करते हुए हम उसकी लोकेशन के वो जो पोजीशन को नोमिनेट कर सकता है वो किसके बराबर आएगा, उसका फार्मूला हमारे पास है लैम्डा ओवर साइन अल्फा। लैम्डा ओवर साइन अल्फा, साइन अल्फा यही वाला कंपोनेंट बना, ठीक हो गया। और लैम्डा पे उसमें डिवाइड करके ना वेवलेंथ जो उसमें एंटर हो रही उसकी वेवलेंथ कितनी, तो ये पोजीशन आ जाएगा लैम्डा ओवर साइन अल्फा। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म मल्टीप्लाई होगी, इसमें लैम्डा भी कैंसिल हो गया, साइन अल्फा भी कैंसिल हो गया, टू मैंने आपको बताया वो आना ही नहीं है, वो पीछे से खत्म है। और ये सारा बिल मिला के सिर्फ एच आपका बच जाएगा, और कहता है एक्यूरेटली हम फाइंड करें तो आंसर हमारे पास वैसे एच ओवर 4 पाई के बराबर आ रहा होता है। अब इसमें देखें ना, अगर मैं डेल्टा एक्स 0 कर दूं यानी पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड कर लूं, तो आपका जो डेल्टा पी एक्स है वो उसकी वैल्यू आपकी जब निकालेंगे तो डेल्टा एक्स यहाँ रखें ना 0 रखें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
जब आप डेल्टा एक्स को बिल्कुल जीरो कर देंगे, यानी एक्स की सर्टेनिटी बढ़ाई है तो डेल्टा पी की सर्टेनिटी उतनी ही बढ़ गई, अनसर्टेनिटी उतनी ही बढ़ गई है। एक और रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ भी देते हैं, मोमेंटम बराबर होता है ना मास इनटू वेलोसिटी, तो वो वाला फार्मूला लगा लें यहाँ। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी यानी पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान इस रिलेशनशिप के साथ फार्मूला आ जाता है। अच्छा, अब आपने पढ़ा हुआ है कि सर जो आपकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ रिलेट कर रही होती है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका यूनिट होता है ना साइकिल्स पर सेकंड, तो वो टाइम पीरियड के साथ या टाइम के साथ रिलेट कर रही होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t के, या डेल्टा न्यू बराबर है तो 1/डेल्टा t। डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, एच डेल्टा न्यू के बराबर होता है ना, ई वैसे होता है ना एच न्यू, तो डेल्टा ई एच डेल्टा न्यू की जगह ये पुट कर देंगे, और डेल्टा टी इधर आके डिवाइड होगा, तो ये एनर्जी और टाइम का आपको बता रहा है कि एनर्जी और टाइम भी हम सर्टेनिटी के साथ एक ही वक्त में फाइंड नहीं कर सकते। ये एच के बराबर है, और एक्यूरेटली लें तो इसका आंसर जो है वो h/2 पाई के अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाता है। ठीक हो गई। आगे इसने दिया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, मुख्तलिफ साइजेस की बात कर रहा है। यहाँ उसने की है इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद है उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड की है h/4 पाई m डेल्टा एक्स वाला, h/4 पाई था ना ये फार्मूला, ये h/4 पाई m है, और डेल्टा एक्स इधर आके डिवाइड हो गया तो फार्मूला बन गया h/4 पाई m डेल्टा एक्स, यहाँ से उसने वो फार्मूला लिए। तो वो टू गलती से लिखा कि इसको आप 4 बना लें तो 4 पाई m डेल्टा एक्स आ जाएगा। एच की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है, और मास इलेक्ट्रॉन की वो भी पता है, और डेल्टा एक्स चाहिए था वो उसने आपको बता दिया कि सपोज करें कि उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो पोजीशन में वो ये वाली है, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर जो आप निकालते हैं वो ये निकला कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी ये है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई वेलोसिटी जो बोर की है, आप वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकालें फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन की बात करें ना उसका पहला ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट की निकालें तो वो तो ये निकलती है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो ये तो वैल्यू उसकी निस्बत से वो देख रहे हैं 10⁻7 और ये 10⁻6 है, ये छोटी है, तो इसका मतलब डेल्टा वी बहुत बड़ा है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी से भी बड़ा है इलेक्ट्रॉन की ना डेल्टा वी जो है। तो दूसरी चीज ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। अच्छा स्मॉल, अगर आप एक बॉल ले लें जिसकी मास 2 ग्राम है, यानी थोड़ा वजनी ले लें, उसकी डेल्टा एक्स 10⁻−10 मीटर है, उसको आप सॉल्व करें इसी फार्मूले के ऊपर, तो आपके पास आंसर आता है 0.5 10⁻21 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है कि अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, के बॉल की जो वेलोसिटी थी उसकी निस्बत से अनसर्टेनिटी हमने ली है तो वो तो बहुत छोटी आ रही है। ये देखे ना स्मॉल पार्टिकल की इंटेंसिटी कितनी बड़ी आई है, उसकी अपनी वेलोसिटी से भी बड़ी है, और लार्ज पार्टिकल की अनसर्टेनिटी उतनी छोटी है क्योंकि उसकी पोजीशन हमें बहुत ज्यादा क्लियर होती है ना बड़े पार्टिकल की, और छोटा पार्टिकल चूंकि वेव लाइक प्रॉपर्टीज रख रहा होता है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन हमें क्लियर इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये एक मिसाल देकर उसने समझाने की कोशिश की है कि छोटे पार्टिकल में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और जो लार्ज मास वाले हैं उनके में अनसर्टेनिटी कम पाई जाती है, ना होने के बराबर। इसका फायदा क्या है जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, एक तो ये आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, वो कैसे बता सकते हैं, फिर न्यूक्लियस का साइज जो है वो ये है 10⁻−14 मीटर, तो डेल्टा एक्स आप ये रख लें, डेल्टा एक्स की वैल्यू रख के जब आप डेल्टा वी निकालते हैं तो ये जो आंसर आ रहा है वो लाइट की वेलोसिटी से भी बड़ा है, तो इसका लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से तो कोई चीज भी मूव नहीं कर सकती, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और दूसरा प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो भी इससे हमें पता चलता है कि जैसे वही कह रहे हैं ना कि वी कैन नॉट नेवर लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो हम फिर क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पाए जाने के चांसेस कम है। इसी प्रोबेबिलिटी से ही तो आपके ये ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल पी डी एफ वाली की शेप्स हम ड्रा करते हैं और कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे पाए जाने के चांसेस कम है।